सकते कि एक सिंपल सेल जो होता है, जैसे आपने रिप्रोडक्शन में देखा है कि सिंपल सेल जो होता है वो सिंपल एक छोटा सा सेल से शरीर पूरा तैयार होता है, राइट। फिर से हम इस कोर्स को शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका शरीर कैसे बना है। हमारा शरीर बना है एक छोटे से सेल से, इसलिए हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे जहां से हमारा शरीर बना है। ये सेल जो होता है, ये सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट है वो है हमारा सेल। ये सेल जो है ये माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जब इस सेल में माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इस सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए और कई अनेक प्रकार के ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट देंगे जो हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे लिए या सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताऊं, जैसा हमारा शरीर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसा एक सेल के लिए उसके भीतर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे इम्पोर्टेंट है। हर एक जैसा हमारा लाइफ होता है वैसा हर एक सेल का भी लाइफ होता है। उनको जैसा दुख और खुशी होती है उसी तरह हर एक सेल को खुशी और दुख भी होता है। आप जाने, आप ये समझ के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि सेल को ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल भी एक जीता जागता जिंदा इंसान जैसा एक जीव है जिसकी अपनी दुनिया है, अपना लाइफ होता है। ये बात आपने समझनी चाहिए। हम शुरुआत इसलिए सेल से कर रहे हैं कि हमको सेलुलर लेवल पे काम करना होता है, और तभी हम कह सकते हैं कि हम कोई भी बीमारी रिफ्लेक्सोलॉजी से सेलुलर लेवल पर जाकर के ठीक करेंगे तो बीमारी कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सेल्स के बाद ये जब बहुत सारे सेल्स एकत्रित हो जाते हैं, और बहुत सारे सेल जब एकत्रित होते हैं तो वो जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू हम आंखों से देख सकते हैं। आपने देखा होगा बायोप्सी वगैरह करने को या टेस्ट करने के लिए टिश्यू निकाला जाता है। वो टिश्यू मतलब हम देख सकते हैं, और टिश्यू को हम साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर में देख करके उसके अंदर की फिजियोलॉजी सेल को, आखिर वो सेल को ही देखते हैं। तो ये होता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिला करके फॉर्म होती है एक मसल। द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अ मसल। ये मसल्स अब पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की होती है। पूरे शरीर की मसल्स एक जैसी नहीं होती है। मसल्स के भी बहुत अनेक प्रकार है, वो हम डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि बॉडी की अलग अलग मसल, जैसे चेस्ट की मसल अलग रहेगी, हाथों की अलग रहेगी, पेट की मसल्स अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, पीठ की मसल्स की प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। ठीक है, हमारे हाथ, पंजे और तलवे की जो मसल्स और टिश्यूज है उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी जो है अलग रहेगी, सब एक जैसी नहीं होती। इसलिए मसल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे मसल जब एकत्रित आते हैं तब बनता है एक ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक। तो ऐसे ही इनको हम कह सकते हैं हमारे ऑर्गन्स है। और ये मसल्स, मेनी मसल्स से फॉर्म टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये ऑर्गन, सब ऑर्गन जब एक में मिलते हैं तब उसको बनती है एक बॉडी की सिस्टम। देखो, हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग सिस्टम्स होती है। बॉडी के अंदर में अलग अलग सिस्टम होती है, जिसके वजह से हमारा पूरा शरीर चलता है, हमारा पूरा शरीर वर्कआउट करता है, हमारा शरीर फंक्शन करता है। कई सिस्टम्स मिला करके एक पूरी बॉडी बनती है। जैसे कि मैं कहूँगा कि आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कई सिस्टम मिला करके एक बॉडी बनती है। आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सेल जो होता है, जैसे आपने रिप्रोडक्शन में देखा
के ऊपर काम करना है बस। और फिर उसके बाद में एसोसिएटेड एरिया में आपको पिट्यूटरी, जैसे है ना, हार्मोनल सिस्टम समझो, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड्स, अगर थायराइड प्रॉब्लम है किसी को तो फैलोपियन ट्यूब्स, है ना, सोलर प्लेक्सस और हेड। यहाँ पे कई बार मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना पेशेंट में, तब आप हेड भी ले सकते हैं इस तरह से। हो गया। आप ऐसे कितने लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं? साथ साथ लिखिए, एस एस लिखिए, साथ साथ, एस एस, साथ साथ। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, माइग्रेन। व्हाट इज माइग्रेन? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में हम सबसे पहले डायरेक्ट एरिया की बात करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है पेनफुल, कोई प्रॉब्लम होती है पीसीओडी के कारण, और ब्ला ब्ला बहुत होते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपने ओवरीज के ऊपर काम करना है, आपकी यूटेरस के ऊपर काम करना है बस। और फिर उसके बाद में एसोसिएटेड एरिया में आपको पिट्यूटरी, जैसे है ना, हार्मोनल सिस्टम समझो, पिट्यूटरी, थायराइड, मीन बाय मेनोपॉज। कौन बताएंगे? मेनोपॉज सिंड्रोम। मेनोपॉज, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। स्टॉप होना, या कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर हो जाती है, तो मेनोपॉज सिम्टम्स होते हैं। 4 महीने में, 6 महीने में एक साइकिल आती है, तो वो भी मेनोपॉज का लक्षण होता है। लेकिन जब मेनोपॉज मतलब कंप्लीटली जब साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो डायरेक्ट एरिया में, थैंक यू श्रीनिवास, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय, थैंक यू। ओके, देखिए, अब मैं आपको मेनोपॉज के लिए आपको रिफ्लेक्स एरिया बताता हूँ। ठीक है, आप देखिए, मेनोपॉज इज रिलेटेड टू द पेशेंट्स की एज रिलेटेड हो जाता है, मेंसेस रुक जाती है, लेकिन मेनोपॉज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती बॉडी के अंदर में, वो हमको होने नहीं देना है। यस और नो? यस, सो दैट्स व्हाई रिफ्लेक्सोलॉजी इज देयर। तो आप क्या करेंगे, जब मेनोपॉज आता है तो हम डायरेक्ट एरिया में जाते हैं। ओवरीज हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स प्रॉपर, मेनोपॉज इसमें अगर कुछ कारणवश या कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तब भी आपको रिफ्लेक्सोलॉजी से उसको ठीक करना है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स भी है, ये देखिए, फैलोपियन ट्यूब से एक बार भी काम करो। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज होगी, और यूटेरस। ठीक है, यूटेरस, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल। ठीक है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, इतने सारे डायरेक्ट एरियाज कर दिया मैंने। एसोसिएटेड एरिया में खाली हम क्या करेंगे, इसकी वजह से पेशेंट को डाइजेशन के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इशू, तो डाइजेस्टिव एरिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कई बार एसिडिटी हो जाती है तो स्टमक भी करेंगे, और अगर आपको चाहिए तो लीवर भी कर सकते हैं। डाइजेस्टिव एरिया में सब कुछ आ गया, करेक्ट। वो, हाँ, मूड स्विंग के लिए फिर आप क्या करो, ब्रेन को ऐड कर दो उसमें, हो गया, इजी है। हाँ, मूड स्विंग के लिए जैसे देखो, हार्मोनल सिस्टम अगर नॉर्मलाइज होती है ना पेशेंट की, तो मूड स्विंग भी होना बंद हो जाएगा। अगर पेशेंट का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा मूड स्विंग है, इरिटेशन है, कभी एकदम शांत है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें, तो रात को सोते समय ट्रीटमेंट दे दो उनको, अच्छी नींद आना चाहिए। नेक्स्ट,
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? क्या होता है? मेनिंजाइटिस। क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन में जब मेनिंजाइटिस कब होता है? जब वो कहते हैं ना कि बुखार ब्रेन में चला गया और ब्रेन अफेक्टेड हो गया, ठीक है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये तो ब्रेन के एरियाज देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, आप भी करो मेरे साथ साथ। ये देखो ब्रेन के एरियाज में कर रहा हूँ, रेड कलर में डायरेक्ट एरिया हो गया, ये डायरेक्ट एरिया, ठीक है। और उसके बाद में आपने स्पाइन भी करना है, ऊपर के स्पाइन, ये, ठीक है। एसोसिएटेड एरिया में क्या आएगा? एसोसिएटेड एरिया में क्या आएगा? आएगा हेड मसल पेन, ये एक ही बात है, ठीक है, हेड मसल पेन। और पिट्यूटरी आएगी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी क्या हेल्प करेगी? पिट्यूटरी और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है पिट्यूटरी के बिल्कुल बाजू में, उसमें काम करता है, तो टेम्परेचर रिड्यूस करेगा पेशेंट का, ठीक है। लिम्फेटिक एरिया, अब कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर ये होता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दो, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दो आप, और जल्दी से मार देगा वो वायरस को, बैक्टीरिया को, और टेम्परेचर रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फिर स्प्लीन, टेम्परेचर रिड्यूस तो हो गया, लेकिन उसको बाहर कौन फेंकेगा? स्प्लीन फेंकेगा, करेक्ट। मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस, बस इतना सा काम है आपको करना, और क्या है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेनापॉज, व्हाट इज मीन बाय मेनापॉज? इट इज द ब्रेस्ट पेन, सिंपल ब्रेस्ट पेन ही मास्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पेशेंट को डराते मत जाओ एलोपैथी डॉक्टर जैसे, ठीक है। ओके, नाउ हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। रेड से मैं करूंगा डायरेक्ट एरिया, ब्रेस्ट का एरिया, ये देखिए ब्रेस्ट का एरिया, ब्रेस्ट बिल्कुल सेंटर में, आपके पैर के ऊपर के साइड से सेंटर में ब्रेस्ट का एरिया होगा। और दूसरा, इसको बहुत ही डेलिकेटली, ये यहाँ पे पेन बहुत रहता है, ठीक है। और उसके बाद में हम एसोसिएटेड एरिया में आ जाए। एसोसिएटेड एरिया में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिम्फेटिक एरिया, देखो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है या कुछ है ब्रेस्ट के अंदर में, या इन्फ्लेमेशन है, और या कुछ भी है, एडिमा है, कुछ भी है, तो आपको लिम्फेटिक एरिया में इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी फिलॉसफी से एलोपैथी की फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसमें एलोपैथी डॉक्टर्स तो स्टेरॉइड भी दे देते हैं इसको, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन जल्दी जाने के लिए, और फिर पता नहीं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वाइजली ट्रीटमेंट कर सकते पेशेंट की, ठीक है। अब उसके बाद में हम करेंगे पेन रिलीज करने के लिए, किसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे? एड्रिनल ग्लैंड, ये देखो एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद में ब्रेस्ट की वजह से आर्म में पेन आता है, हाथों में पेन आता है, तो आप आर्म्स का भी यहाँ पर रिफ्लेक्स एरियाज लेंगे, यहाँ पर ये, ठीक है, ये आर्म्स है ये। और उसके बाद में स्प्लीन, एड्रिनल, आर्म, स्प्लीन, स्प्लीन कहाँ आएगा? यहाँ। व्हाट इज मीन बाय मेनियर डिसीज? कहाँ की प्रॉब्लम होती है? डायरेक्ट एरिया, ईयर प्रॉब्लम, ओके। डायरेक्ट ईयर कहाँ पर है? यहाँ पर। कानों में आवाज आना, कभी चक्कर आना, कभी डिजीनेस होना, कभी आवाज आना, कभी कुछ भी होना, ये बहुत सारे मल्टीपल टाइप के सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मेनियर डिसीज के लिए कहीं एलोपैथी, होम्योपैथी या बहुत कम यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, आपकी रिफ्लेक्सोलॉजी में बढ़िया सॉल्यूशन है, ओके, गुड। चलो, तो अभी हो गए ये ईयर्स, अभी हम इसके बाद करेंगे
हेड, एस्टेशन ट्यूब, नेक, अपर स्पाइन, स्टमक एंड पिट्यूटरी। ठीक है, इतने इसके एसोसिएटेड एरियाज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एस्टेशन ट्यूब। एस्टेशन ट्यूब का मतलब होता है जो आपके कान से नाक तक ऐसी एक ट्यूब आती है। ये देखो इसी के बाजू में आपको मिलेगी, इसी के साइड में मिलेगी। ओके, ऐसे। और उसके बाद हम देखेंगे और भी एरियाज हैं, जैसे कि नेक। आप नेक का ट्रीटमेंट कर, नेक को प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम अपर स्पाइंस भी करते हैं। अपर स्पाइंस, ये अपर स्पाइंस है ना, ये अपर स्पाइंस हो गई। कई बार स्टमक के इश्यूज के कारण भी मेनियर डिसीज होती है, यानी बार बार एसिडिटी होना, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो हम स्टमक का एरिया ले सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे यहाँ से स्टमक से। ओके, अपर स्पाइंस हो गए, स्टमक है। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को लेंगे। मैं कम ज़्यादा रेगुलेट करते हैं तो लीवर की इम्पोर्टेंट है इसमें एसोसिएशन में। और पिट्यूटरी देखो, ठीक है, यानी कि 90% मदर्स में जो ब्रेस्ट पेन होता है या महिलाओं में जो ब्रेस्ट पेन होता है, इसका 90% कॉज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है। ठीक है, खाली बेसिक कोई सिस्ट वगैरह होती है वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं। सो इफ यू गॉट इट, टाइप गॉट इट इन चैट बॉक्स। हाँ, यही होगा, ब्रेस्ट स्नैगिंग में यही होगा आशु। ओके, यही चार्ट काम में आएगा। नाउ विल जस्ट, क्या बात है, आज काफ़ी लोग आ गए सीखने के लिए। ओके, तो लीवर की इम्पोर्टेंट है इसमें एसोसिएशन है। और पिट्यूटरी देखो, ठीक है, यानी कि 90% मदर्स में जो ब्रेस्ट पेन होता है या महिलाओं में जो ब्रेस्ट पेन होता है, इसका 90% कॉज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है। ठीक है, खाली बेसिक कोई सिस्ट वगैरह होती है वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं। सो इफ यू गॉट इट, टाइप गॉट इट इन चैट बॉक्स। हाँ, यही होगा, ब्रेस्ट स्नैगिंग में यही होगा आशु। ओके, यही चार्ट काम में आएगा। नाउ विल जस्ट, क्या बात है, आज काफ़ी लोग आ गए सीखने के लिए। ओके, गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें आ जाओ, मेनियर्स डिसीज। बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट इज मेनियर डिसीज? व्हाट इज मीन बाय मेनियर डिसीज? कहाँ की? गुरदीप, आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, बाकी सबको आवाज़ ठीक आ रही है? यस, थैंक यू। ओके, तो मैं बीच में इंटरप्शन नहीं करूँगा, स्ट्रेट वे मैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, हम जैसी बीमारी है उसका नाम हमके सामने आएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट, कौन कौन से ऑर्गन डायरेक्ट एरियाज में हैं, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड एरिया में हमको ट्रीटमेंट देनी है, उसको मैं डिज़ाइन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑर्गन रहेंगे, डायरेक्ट एरियाज रहेंगे, उसको मैं रेड से करूँगा, और जो एसोसिएटेड एरियाज है उसको मैं कैसे करूँगा, ग्रीन से करूँगा। ठीक है, ग्रीन से करूँगा। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं आज का इस पर्टिकुलर कॉल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हर्निया की। ठीक है, हर्निया में, हर्निया जो चीज़ है ये हमारे वॉल, जो वॉल सपोर्ट करती है ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो सपोर्ट करती है
चलो हम सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सोलॉजी में फूड रिफ्लेक्सोलॉजी को रिव्यू करते हैं ताकि आप उसकी टर्मिनोलॉजी समझो और इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें हमको देखनी है एज अ क्लिनिशियन एज अ डॉक्टर एज अ थेरेपिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो रिफ्लेक्सोलॉजी के ये प्रैक्टिशनर कोर्स में आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि थियरी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। थियरी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी में जब आप बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्सोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, फूड के स्ट्रेस फूड की एग्जामिनेशन करते हैं, रिफ्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं, मतलब जो रिफ्लेक्स एरियाज है और बॉडी के जो प्रॉब्लम्स है उसको स्ट्रेस कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के लैंग्वेज में, स्ट्रेस पैटर्न। रिफ्लेक्स स्ट्रेसेस चेक करते हैं, बॉडी के स्ट्रेसेस चेक करते हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है वो देखते हैं, ठीक है। हम डिसऑर्डर्स और डिजीज बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसको स्ट्रेस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी एंड स्ट्रेस इंटरप्ट। रिफ्लेक्सोलॉजी सिर्फ इसलिए काम करती है कि जो बॉडी के अंदर या जो रिफ्लेक्स एरिया में या फूड में जो स्ट्रेस है उसको इंटरप्ट करता है, तो उसको रोकता है, इसलिए रिफ्लेक्सोलॉजी स्ट्रेस को इंटरप्ट करता है, रोकता है, ठीक है, ब्रेन और ब्रेन सेंटर के माध्यम से। बाद में रिफ्लेक्सोलॉजी की थियरी में हम स्टडी करते हैं जोन थियरी और फिर रिफ्लेक्स एरियाज की बात करते हैं, राइट। यहाँ तक आपने आपको बताया सारी चीजें, है ना। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी में टेक्निक्स की। अलग अलग टेक्निक्स होती है रिफ्लेक्सोलॉजी में, बेसिक टेक्निक्स, वर्किंग ऑन द फूड, डिजर्ट्स एंड द फीलरिंग टच, ऐसी अलग अलग टेक्निक्स होती है। बेसिक टेक्निक में हम बोलेंगे होल्डिंग द फूड को कैसे होल्ड किया जाता है और कैसे पकड़ा जाता है, थेरेपिस्ट कैसे टेक्निक्स होती है उसकी वो। दूसरा द थंब वॉकिंग टेक्निक, मतलब रिफ्लेक्स एरिया के ऊपर आप प्रेशर देते हो तो दैट इज कॉल्ड थंब वॉकिंग टेक्निक। तीसरी होती है फिंगर वॉकिंग टेक्निक और चौथी होती है द हुक एंड बैकअप टेक्निक और पिन पॉइंटिंग होती है। ऐसे चार अलग अलग जनरलाइज्ड टेक्निक्स है जो हम बेसिक टेक्निक्स में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग ऑन द फूड के ऊपर काम करते हैं तो हमको देखना है कि अलग अलग फूड के एरियाज है, जो टिप ऑफ द टोज के टिप के ऊपर कैसे हम प्रेशर टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिंगर वॉकिंग टेक्निक। फिंगर से प्रेशर करते हैं उसके और टोज के ऊपर थंब वॉकिंग टेक्निक या फिंगर वॉकिंग टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी चीज इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं की है, लेकिन कहीं कहीं मैंने लिखा है ड्राई नीडलिंग करना पड़ता है, मैं बताऊंगा। लेकिन टोज बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो सेंसिटिव पार्ट के ऊपर आपने मैक्सिमम थंब वॉकिंग टेक्निक या फिंगर वॉकिंग टेक्निक से काम करना चाहिए। बेस ऑफ द फूड, जो फूड का बेस होता है ना वो थंब से होता है, थंब वॉकिंग टेक्निक से उसको स्टिमुलेट किया जाता है। और बाकी का पूरा सोल रीजन, रेस्ट ऑफ द फूड है सोल रीजन है, उसमें ड्राई नीडलिंग यानी कि जिमी, अटर सिंगली और ये चीजें आप यूज कर सकते हो उसको करने के लिए, करेक्ट। और उसके बाद में सोल रीजन में जो रेस्ट ऑफ द सोल है, रेस्ट ऑफ द फूड है, उसमें आप थंब और फिंगर वॉकिंग टेक्निक से भी काम कर सकते हैं, राइट। तो कभी भी सोल रीजन में आप बारीक या बहुत ही पिन पॉइंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, एक करेला या अटर सिंगली से काम चल जाएगा तो ठीक हो, नहीं तो मैक्सिमम काम आपका होता है थंब से, राइट। ये ध्यान में रखना। साइड ऑफ द फूड में आप यूज करेंगे टेक्निक वो ये है कि नीडलिंग यानी ड्राई नीडलिंग यानी कि हम जिमी करेला या हम अटर सिंगली जिमी जो ग्रीन वाला होता है वो या थंब टेक्निक से भी काम हो जाता है, करेक्ट। अपर और डॉर्सल एरिया ऑफ फूड, फूड का अपर साइड होता है तो उसमें आप नीडिंग कर सकते हैं, नीडिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एरिया होता है ना, जैसे चेस्ट का एरिया होता है, बैक का एरिया होता है ना, तो उसमें नीडिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, या जो इम्यून सिस्टम का जो एरिया होता है उसमें थंब वॉकिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेजर्ट पर एक्स्ट्रा सर्विस पेशेंट को देते हैं तो साइड टू साइड टेक्निक में पेशेंट के साइड्स होते हैं ना, तो ये साइड्स इस तरह से हम टेक्निक को यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस बोलते हैं, पेशेंट को बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फूड फ्लिकिंग में फूड को हम ऐसे करके फ्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंकल रोटेशन, फूड एंकल रोटेट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजों में बहुत ही साइंस है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे इसका साइंस क्या होता है, लेकिन एंकल रोटेशन टेक्निक होती है, एंकल ट्रैक्शन टेक्निक होती है। एंकल को ऐसे पकड़ना और ऐसे खींचते हैं तो ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे खींचते हैं तो ट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद में टोज को रोटेट करते हैं, जब बिग टोज होते हैं ना उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, या तो स्ट्रेच करते हैं, काइरोप्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या तो रोटेट करते हैं, ठीक है। टोज के रोटेशन ये वो सब अपने बॉडी से रिलेट करती है। उसके बाद में फीलरिंग टच, जब पेशेंट का सेशन पूरा हो जाता है तो पेशेंट के पांव को फीलरिंग टच करना है, तो फिगर रखो, नहीं तो हाथ से ही फीलरिंग टाइप का टच होना चाहिए, एकदम जेंटल टच होना चाहिए, नॉर्मल पेशेंट को ऐसा क्लियर यायला पाहिजे ना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने अपने जीवन में एक बेहतर डिसीजन लिया कि आपने ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी का कोर्स है इसको परचेस किया और इसको सीखने की इच्छा की। मैं एज ए डॉक्टर, एज अ फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस कोर्स को बहुत ही सीरियसली पढ़ें और ये कोर्स आपको जिंदगी भर काम में आएगा, आखिरी दम तक काम में आएगा। और मैं आपको ये करता हूं, आपको लगेगा कि डेफिनेटली आपने बहुत $1 मिलियन की टीम की है और आप खुद अपने परिवार को भी इस प्रैक्टिस से, इस रिफ्लेक्सोलॉजी से अच्छे रखोगे, राइट। मेरा करियर बिल्कुल सिंपल है, मैं आपके जैसा एक नॉर्मल इंसान हूं, बस मेरी पढ़ाई जो हुई है वो फार्मेसी में हुई है, बी फार्म, एम फार्म। उसके बाद मैंने जॉब किया, कई 15 साल तक एलोपैथी मेडिसिन के साथ जुड़ा रहा, कई सालों तक एलोपैथी मेडिसिन किया, मैंने ट्रेनिंग दिया कई डॉक्टरों को नेशनल में और इंटरनेशनल में, फॉरेन कंट्रीज में। और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि अब हमने कुछ और करना चाहिए। हमको अभी जॉब करके मजा नहीं आ रहा था, और आपको जैसे पता है कि मेरे फादर की स्टोरी के बाद मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई जॉब करने की, तो मैंने जॉब छोड़ दिया और इस लाइन में आ गया। अब आपके सामने हूँ, अब मेरा यही एक मिशन है, आपको परफेक्ट प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनाऊं। और ये रिफ्लेक्सोलॉजी बनने के लिए आपको मैं जो स्टेप्स बताता हूँ इस कोर्स के अंदर वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको ये कोर्स पढ़ते समय आपके पास एक बढ़िया से स्पाइरल डायरी ऐसी बुक पहले से रेडी करना चाहिए। ऐसी बुक बड़ी वाली अपने पास रखिए जहाँ पे आप इस कोर्स को पढ़ते सारे नोट्स एक ही में इन वन प्लेस आप जमा करेंगे और लिखेंगे, राइट। दूसरा, ये इसके साथ आप अपने पास पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक वगैरह सब रखते हुए इंश्योर करेंगे कि आप हर वीडियो मेरा जब देखेंगे तो नोट्स जरूर बनाएंगे। मैं आपको वीडियो आप कैसे देखेंगे आगे ये ओरिएंटेशन अभी दे रहा हूँ, जरा ध्यान से इसको समझो और उसके बाद में ये वीडियो के बाद और भी वीडियोज आएंगे एक के नीचे एक, वो सब आप देखेंगे और कोई भी वीडियो जंप नहीं करेंगे, मतलब 1 2 3 4 बिल्कुल लाइन से आपको वीडियोस देखना है और नोट्स बनाने हैं। यकीन करो, अगर नोट्स आप बनाते हो तो एक ही बार में पूरी रिफ्लेक्सोलॉजी समझ में आएगी। अगर नोट्स नहीं बनाते हो और सिर्फ वीडियो देखने का ही काम करेंगे तो आपको कोर्स को 4 बार पढ़ना देखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा। टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो और नोट्स जरूर बनाओ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये नोट्स, ये वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वीडियोस आप कैसे देखेंगे। ये कोर्स जैसे आपको ओपन हुआ तो आपको कुछ इस तरह से कोर्स दिख रहा है, तो ये कोर्स आप जब देख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए, ये कोर्स आप देख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप ये फूड रिफ्लेक्सोलॉजी प्रैक्टिशनर कोर्स का पहला बैनर है। दूसरा ये बैनर ये हैंड फेस और ये रिफ्लेक्सोलॉजी का, और यहाँ पर और भी कोर्सेस है वो भी आपको यहाँ पर बोनस में दिए गए हैं, वो आप ध्यान रखिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट अगर बनना है तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप
ये जो कोर्स है ये जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे आपको समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर का जो नंबर 1, ये बैनर नंबर 1 आप क्लिक करेंगे, ये इसको टैप करेंगे तो आपने कोर्स अभी ओपन किया है और इसके नीचे बहुत सारे वीडियोस है। नीचे सेक्शन बाय सेक्शन मैंने दिया, वो आपको 3 डेज में 3 डेज का चैलेंज लेना है और इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि 3 डेज के इसके कंप्लीट करते हो आप 3 दिन में, तो आपके लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट भी है, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन मुझे आपको इंश्योर करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा कि सर मैंने ये 3 दिन में इसका कोर्स कंप्लीट किया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कोर्स के बाद ही फिर इस पर और बाकी सब चीजें आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कोर्स ओपन होगा। ये जो मेरा पहला वेलकम वीडियो आप देख रहे हो, इसके नीचे ब्लू कलर की एक राइटिंग लिखा एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके लिए स्पेशल वीआईपी ग्रुप बना हुआ है, जहां पर हमारे और भी मेंबर्स हैं, और दूसरा एक टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी क्लिक करो और वहां पर भी आपको ज्वाइन करना है। तो दो ग्रुप्स आपको ज्वाइन करना है, नोइंगली करो। अगर ये ग्रुप्स आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो मेरी अपडेट्स आपको नहीं आएगी और मेरा वीकली क्लास जो होता है उसके अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अभी ये वीडियो को पॉज करो, पहले वो लिंक को क्लिक करो और फिर ज्वाइन करो और बाद में आगे की वीडियो देखें। आप वर्ल्ड क्लास रिफ्लेक्स बनेंगे, पक्की बात है। वीडियो से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाओ, अपने पेशेंट के ऊपर इसको यूज करो, इस पेशेंट को प्रैक्टिकल यूज करो। अगले वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप। प्रॉमिस, गिव मी प्रॉमिस कि आप एक के पीछे एक वीडियो देखेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में